शाम की हल्की हल्की ठंडी हवा में सावित्री देवी अपने बगीचे से घर के अंदर ही लौट रही थी। उनकी परेशानी पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, लेकिन चेहरे पर संतोष की रेखाएं फैली हुई थी। उन्होंने अपने मन में सोचा, आज शाम की चाय के साथ बहू श्रेया के पसंदीदा मिर्च वाले समोसे और इमली की चटनी बना देती हो। कितने दिन हो गए उसके चेहरे पर खुशी देखे। वो धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी उन्हें घर के भीतर से तेज आवाज़ सुनाई दी। यह उनकी बहू श्रेया की आवाज़ थी। वो ऊंचे स्वर में चिल्ला रही थी, क्या तमाशा बना रखा है इस घर में। जब से तुम्हारी माँ गांव से आई है, मेरा सोसाइटी में उठना बैठना मुहाल हो गया है। सब लोग उन पर हंसते हैं। मेरी सहेलियाँ भी मुझे ताने देती है कि तुम्हारी सास तो नौकरानी जैसे दिखती है। अर्जुन तो शांत स्वभाव का इंसान था। पत्नी को समझाने की कोशिश करता हुआ बोला, लेकिन हुआ क्या है श्रेया, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई हो? ज़रा बताओ तो सही। आज भी देखो, जाकर बगीचे की मिट्टी में बैठी थी। माली रखा है हमने, फिर उन्हें खुद हाथ गंदे करने की क्या ज़रूरत है। मेरी सहेली कीर्ति आई थी, उसने तो उन्हें देखकर समझा कि यह घर की काम वाली है। कितनी शर्मिंदगी हुई मुझे। कपड़े तक कीचड़ में सने हुए थे उनके, श्रेया ने तीखे स्वर में कहा। अर्जुन ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, श्रेया, माँ तो हमेशा गांव में रही है, उन्हें मिट्टी से प्यार है। बागवानी उनके लिए सिर्फ एक काम नहीं, एक सुकून है। यहाँ शहर में भी खाली बैठने से उनका मन नहीं लगता, तो थोड़ी मिट्टी में हाथ लगाकर बगीचा सजा लेती है। इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? अपनी सहेलियों से कहो कि तुम्हारी सास को पेड़ पौधे से बेहद लगाव है, इसमें शर्म कैसी? लेकिन श्रेया उसकी बात को अनसुना करते हुए बोली, मैंने पहले ही कहा था कि उन्हें गांव से मत लाओ, लेकिन तुम तो अपनी माँ के सामने मेरी कभी सुनते ही नहीं। अब भुगतो। ये सब सावित्री देवी चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। उनके दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। वे वहीं थम गई, आंखें भीग गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या इतना गलत कर रही हूँ मैं? सिर्फ थोड़ी मिट्टी में हाथ ही तो लगाया, बगीचा सजाया, घर के लिए सब्जियाँ उगाई, फल लगाए। बरसों से यही किया है मैंने। अब तो यही मेरे जीने का सहारा है। लेकिन अगर बहू को इससे इतनी शर्म आती है तो अब कभी बगीचे की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखूंगी। अगले दिन से सावित्री देवी ने खुद को कमरे तक सीमित कर लिया। न बगीचे की ओर गई, न मिट्टी को छुआ। जब खिड़की से बाहर झांकती तो उन्हें लगता कि पेड़ पौधे उन्हें बुला रहे हैं, लहराते हुए जैसे कह रहे हो, आओ माँ, हमें सहलाओ। लेकिन वो आंखें फेर लेती, खिड़की बंद कर देती। भीतर ही भीतर घुटन बढ़ती जा रही थी, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं था। श्रेया को भी अब राहत मिलने लगी थी। उसे अच्छा लग रहा था कि अब उसके साथ चुपचाप रहती है, किसी कोने में पड़ी रहती है। अब वह उसके घर में कोई देहाती माहौल नहीं है, कोई मिट्टी वाली खुशबू नहीं है। वह कभी कभी सोचती, काश मेरी सास पढ़ी लिखी होती, स्टाइलिश होती, किट्टी पार्टी जाती, महंगे कपड़े पहनती, मेकअप करती, तो मुझे भी दिखाने को कुछ अच्छा होता। लेकिन नहीं, ये तो बस मिट्टी में हाथ लगाती है, खामोश रहती है, बातें तक नहीं करती किसी से। एक दिन श्रेया बाजार गई। अचानक बारिश आ गई और सड़क पर गंदा कीचड़ फैल गया। पास से एक गाड़ी गुजरी और कीचड़ उसके कपड़ों पर उड़ गया। वह चीख उठी, क्या बदतमीजी है! लेकिन कार तो निकल चुकी थी। उसके पूरे कपड़े गंदे हो गए थे। ऐसे में घर जाना उसे ठीक नहीं लगा। तभी उसे याद आया कि पास में उसकी एक सहेली सीमा का घर है। वहाँ गई, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, भीतर से सीमा की सास की कड़वी आवाज़ आई, हर बार तुम्हारे मायके वाले आ जाते हैं, क्या तमाशा बना रखा है? क्यों बुलाती हो बार बार? हम क्या होटल है? सीमा चुपचाप खड़ी थी, आंसू उसकी आंखों में थे। आवाज़ें तेज थी, सुनाई दे रही थी। श्रेया चौंकी। उसे याद आया जब कुछ दिन पहले उसका भाई आया था, तब सावित्री देवी ने कैसे पूरा घर सजा दिया था। खाने में दर्जनों व्यंजन बनाए थे। और जब उसके भाई ने कहा, मम्मी जी इतनी मेहनत क्यों की आपने,
तो सावित्री देवी मुस्कुराकर बोली थी, अरे बेटा, बहू के घर वाले आए हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है। तुम रोज़ रोज़ तो नहीं आते। आज श्रेया को पहली बार अपनी माँ जैसी सास पर गर्व महसूस हुआ। वह चुपचाप सीमा के घर के बाहर से ही लौट आई। घर पहुंची तो उसको मन बेचैन था। दिल में एक कसक थी, मैंने एक ऐसी औरत को नीचा दिखाया जो सोने जैसा दिल रखती है। रात को उसे तेज बुखार चढ़ा। अर्जुन घबरा गया, तुरंत माँ को बुलाया। सावित्री देवी दौड़ते हुए आई, तुलसी अदरक का काढ़ा बनाया, माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखी। सारी रात उसकी देखभाल की। धीरे धीरे बुखार उतरा। श्रेया सोई, जागी, फिर सोई, लेकिन हर बार जब आंखें खुलती सावित्री देवी को अपने पास पाती। सुबह जब वह पूरी तरह ठीक हो गई तो उठकर सबसे पहले सावित्री देवी के कमरे में गई। चुपचाप उनके पैरों के पास बैठ गई। सावित्री देवी चौंकी, अरे बहू, तुम यहाँ ज़मीन पर क्यों बैठी हो? श्रेया की आंखें भर आई। वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको नहीं समझा। आपकी सादगी, आपकी आत्मा का सौंदर्य, मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया। मुझे शर्म आती है अपने किए पर। सावित्री देवी की आंखों में आंसू छलक पड़े। उन्होंने बहू को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, अपनों से शिकायत नहीं करते। तुम्हें समझ आ गया, यही काफ़ी है मेरे लिए। श्रेया रोते हुए बोली, अब से आपको कोई नहीं रोकेगा बगीचे में जाने से। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं। आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल है। सावित्री देवी का मुरझाया चेहरा खिल उठा। वो बहू के साथ बाहर बगीचे में आई, मिट्टी को छुआ, पौधों को सहलाया, जैसे जीवन वापस लौट आया हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।